हेलो डियर स्टूडेंट, मैं संजीव कुमार काइट एकेडमी से के माध्यम से आपके लिए केमिस्ट्री की क्लास का आयोजन कर रहा हूं, जिसमें हम आपके लिए केमिस्ट्री के 10th और 12th क्लास के जो चैप्टर्स हैं, जो सिलेबस है, उसको सिलेबस को हम यहाँ कवर करेंगे। इसमें हम सभी चैप्टर को, जो 10th क्लास के सभी चैप्टर हैं, उनको यहाँ पर हम देखेंगे, कवर करेंगे। जो प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं उनको हम यहाँ कवर करेंगे। एंड जो हमारी बुक्स के अंदर एनसीईआरटी हो या किसी भी बोर्ड की क्वेश्चन बुक हो, उसके सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। एंड मेनली फोकस हमारा जो होगा वो 10th क्लास और 10th क्लास के सिलेबस को होगा, जो एनसीईआरटी पर बेस्ड होंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही हम करेंगे 12th क्लास की क्लासों को भी स्टार्ट। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज की जो क्लास होगी वो 10th क्लास के पर आधारित होगी। 10th क्लास के जो चैप्टर हैं केमिस्ट्री के, हम उनको कवर करेंगे, जो जल्दी ही हम कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो सिलेबस अगर 10th क्लास का देखते हैं तो बहुत कम सिलेबस है। इसमें 5 चैप्टर हमारे इंक्लूड हैं और जिसमें हम बात करेंगे। पहला जो चैप्टर होगा रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक है जी, तो इसी तरीके से हम आगे चलेंगे। सेकंड चैप्टर होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट। थर्ड चैप्टर होगा मेटल एंड नॉन मेटल। फोर्थ चैप्टर होगा आपका पीरियोडिक टेबल एंड 5th चैप्टर होगा कार्बन एंड देयर कंपाउंड। तो इसी तरीके से हम जो 5 चैप्टर हैं, इन 5 चैप्टर को कवर कर लेंगे और 5 चैप्टर को कवर करने के बाद हम चलेंगे 12th क्लास की तरफ। ठीक है, तो पहले हम 1 वीक या 1 वीक के अंदर हम क्या करेंगे, पहले जो 10th क्लास है इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सभी को क्या करना है, ध्यान से इस वीडियो को देखना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को, स्टूडेंट को शेयर करना है, ताकि सभी को क्या मिल सके, इसका फायदा मिल सके। सभी इसके जो आने वाले एग्जाम हैं, यानी कि जो इस बार सेशन लेट स्टार्ट हो रहा है, तो उसकी वजह ताकि क्योंकि कोरोना हमारे देश में फैला हुआ है, तो कहने का मतलब है कि वर्ल्ड में फैला हुआ है और वर्ल्ड में इस महामारी के रूप में से घोषित कर दिया गया WHO ने। तो इसी वजह से हमारा जो एकेडमिक सेशन है वो लेट शुरू हो रहा है। तो लेट शुरू होने की वजह से बच्चों का सिलेबस इतनी जल्दी कवर नहीं हो पाता है एकेडमिक के क्षेत्र में या स्कूल के अंदर। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर क्या करा है, केमिस्ट्री की क्लास का आयोजन किया है। तो केमिस्ट्री क्लास को हम आयोजन कर रहे हैं ताकि कुछ बच्चे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, एक अच्छे ट्यूशन को अफोर्ड नहीं कर पाते, अच्छे स्कूल को अफोर्ड नहीं कर पाते। तो हमने उनको भी ध्यान में रखते हुए ये वीडियो को बनाया है कि वो अपने घर पर रहकर भी स्टडी कर सकते हैं, अपने घर पर रहकर एक अच्छी स्टडी कर सकते हैं, एक अच्छे नॉलेज को गेन कर सकते हैं। तो हमारा जो आज का फर्स्ट चैप्टर होगा वो 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर होगा, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हम बात करेंगे। सबसे पहले क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th जो फर्स्ट चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जो हमारा इसका फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इन चीज को हम देखेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले केमिकल रिएक्शन को जानने के लिए हमें कुछ चीजों को जानना होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। रिएक्शन कहते कैसे, रिएक्शन मतलब किसी चीज का एक्शन होना, किसी चीज पर रिएक्ट होना। ठीक है, जैसे अगर हम घर में देखें तो हम चाय बनाते हैं, तो चाय के अंदर क्या होता है, हम कुछ चीजों का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने टी लीफ चाय की पत्ती का प्रयोग किया, मिल्क का, पानी का, दूध का एंड अदर जो हम सारे उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, क्या वो सब एक समान है, एक जैसे हैं? कुछ लिक्विड अवस्था में होंगे, कुछ सॉलिड अवस्था में होंगे। ठीक है, तो यहीं पे हम देखेंगे जब वो बन जाती है तो क्या सबका कलर एक जैसा होता है, क्या सबका कलर अलग बदल जाता है, रंग परिवर्तन हो गया। ठीक है, क्या टेम्परेचर, दाब जो था वो सबका सेम था, जो हमारे अभिकारक थे, जो हमने जिनका प्रयोग किया था वो सब एक जैसे थे, जो हमने बन के आया। अगर हम इन सब चीजों को देखते हैं तो हमें कुछ चीजें प्राप्त होती है और यही घटना क्या कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखेंगे हमने क्या करा, जो चाय पत्ती है, चाय पत्ती ली, दूध, पानी, ठीक है जी, और चीनी, इस तरीके से हमने सबको मिलाया। तो अगर हम देखें ये इसकी अवस्था कैसी, कलर कैसा है, इसका ब्लैक है, इसका ब्लैक कलर है, व्हाइट कलर है
पानी है जो कलरलेस है, कलरलेस है, ठीक है जी। और चीनी है वो आपकी व्हाइट है। तो इसी तरीके से सफेद कलर एक है। जब ये सारी चीजें रिएक्ट करती हैं, आपस में रिएक्शन करती हैं, इनको क्या कराया जाता है, रिएक्शन कराया जाता है, इनके गर्म किया जाता है। जब इनको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो क्या बनता है, हमें टी बनती है, यानी कि हमारी चाय बन जाती है। अब चाय जो बनी इसका कलर कैसा है, ब्राउन कलर है, ठीक है, ब्राउन कलर की है, यानी कि हम कह सकते हैं इसमें दो चीजें प्राप्त होती है, एक लिक्विड अवस्था में प्राप्त होती है और एक इसमें हमें प्रेसिपिटेशन प्राप्त होता है, यानी कि प्रेसिपिटेशन प्राप्त होता है। दो चीजें हमें प्राप्त होती है, प्रेसिपिटेशन और, ठीक है। अब ये वो जो चीज हमने यूज की, इसे कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अभिकारक। और जो हमें प्राप्त हुआ उसको कहते हैं हम, इसे कहते हैं उत्पाद। यानी कि दो चीजें हमें प्राप्त होती है, एक तो अभिकारक और एक उत्पाद। हमें मतलब अभिकारक के जब आपस में क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, उत्पाद प्राप्त होते हैं। और यही चीज क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब समझ लेते हैं कि अभिकारक क्या होते हैं। अभिकारक वे होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। सेम डेफिनेशन को उल्टी कर देंगे, मतलब रिवर्स कर देंगे कि जो अभिकारक से प्राप्त हुए नए पदार्थ, अभिकारक से प्राप्त हुए नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं, प्रोडक्ट कहलाते हैं। अभिकारक से प्राप्त हुए नए पदार्थ क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट कहलाते हैं। क्लियर है, यानी कि जो रिएक्ट करता है, जो रिएक्ट करता है वो कौन है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है। और जो प्राप्त हुआ वो क्या है, प्रोडक्ट है। जो क्या प्राप्त हुआ वो क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। क्लियर है जी, हाँ समझ में आ गया, ठीक। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल है। जैसे हमने क्या करा, 2H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2 एरो क्या बना, 2H2O। यानी कि अगर हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आपस में क्रिया कराई तो हमें एक चीज प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, जल प्राप्त हुआ। तो ये जो देखेंगे ये क्या है, हाइड्रोजन है, ये क्या है, ये ऑक्सीजन है, और ये क्या है, ये वाटर है, ठीक है। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, जो हम यहां देखेंगे तो ये क्या है, हमारा रिएक्टेंट है, और ये क्या है, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यानी कि यहां पे जो चीजें प्रयोग हो रही है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में क्रिया कर रहे हैं तो हमारे पास एक प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, जिसे क्या कह रहे हैं हम, वाटर कह रहे हैं। तो इसी तरीके से क्या है, ये हमारे रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया इसी रूप में घटित होती है। उसमें ये दो चीजें कंपलसरी होती हैं कि उसमें रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें कुछ बदलाव होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, कुछ बदलाव होते हैं, जैसे हाँ जी, जब भी कोई अभिक्रिया होगी तो सबसे पहले उसमें परिवर्तन होगा, अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन होगा। फर्स्ट पॉइंट अभी हम बात करें। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, रंग परिवर्तन होगा, रंग परिवर्तन होगा। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, ताप परिवर्तन होगा, ठीक है। क्या होगा, ताप परिवर्तन होगा। तो ये चीजें आपने देखेंगे कि अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें अवस्था परिवर्तन होता है। कि अगर हम यहाँ देखें, चीनी जो थी वो कैसी थी, सॉलिड थी, चाय पत्ती भी यानी ठोस अवस्था में थी, और यहां पर आने के बाद चीनी की अवस्था कैसी हो गई, वो एक लिक्विड अवस्था में आ गया। देखिए यहाँ पे जो पानी और दूध है वो लिक्विड अवस्था में, लेकिन दोनों का ही कलर यहाँ पर क्या हो गया, बदल गया, यानी कि रंग भी परिवर्तन हो गया, अवस्था भी परिवर्तन हो गई।
लेकिन यहाँ पे इनका टेम्परेचर सबका अलग अलग टेम्परेचर होता है, जबकि यहाँ पर आप देखोगे टेम्परेचर केवल चाय जो लिक्विड होती है उसका ही यहाँ पर क्या होता है, तापमान होता है। क्लियर है, समझ में आ गया? तो हम आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? जब रासायनिक अभिक्रिया में प्रयोग भाग लेने वाले अभिकारकों या उत्पादकों को उनके संकेतों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो प्राप्त समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, जो प्रदर्शित किया जाता है तो रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। रासायनिक समीकरण के अंदर अभिकारक और उत्पादों को उनके प्रतीक जो होते सिंबल होते हैं उनको प्रतीकों द्वारा लिखा जाता है, और उत्पाद और अभिकारक के बीच में एक एरो का चिन्ह होता है। यानी कि अगर हम यहाँ उत्पाद लिखते हैं तो अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक तीर का चिन्ह होता है, साइन होता है। ठीक है, जिसके ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम लिख सकते हैं ऊपर या नीचे की तरफ उत्प्रेरक लिख सकते हैं, ताप लिख सकते हैं, दाब लिख सकते हैं। यानी कि इसके ऊपर उत्प्रेरक, ताप, दाब आदि यानी कि तापमान वगैरह लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो अभिकारक और उत्पाद के बीच में क्या होता है, एक एरो का चिन्ह होता है जिसमें उत्प्रेरक, ताप या ताप को लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे देखेंगे कोई रिएक्शन लेंगे, BaCl2 प्लस Na2SO4 एरो BaSO4 प्लस NaCl। ठीक है जी, NaCl यहाँ पे BaCl2 एंड Na2SO4 की हमें रिएक्शन कराई तो क्या बना, यहाँ पर BaSO4 प्लस NaCl बना। अब देखेंगे यहाँ पर Na, यहाँ पे Cl के कितने मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पर Na के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो इसीलिए इधर भी क्या आ जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल आ जाएंगे। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल NaCl के होंगे। क्लियर है? तो ये क्या हमारे पास, ये अभिकारक है और ये क्या है हमारे पास, ये उत्पाद है। क्लियर? तो देखेंगे हमने क्या करा कि हम क्या, जो हमने कहा था कि जब अभिकारक और उत्पाद को उनके प्रतीक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिनके बीच में क्या होता है, एक एरो का चिन्ह लगा होता है, साइन लगा होता है। ठीक है, एरो का या तीर का निशान लगा होता है, तो को प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण की अगर हम बात करें संतुलित रासायनिक समीकरण की, संतुलित रासायनिक समीकरण की अगर हम बात करते हैं तो संतुलित रासायनिक समीकरण के अंदर जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं दोनों के क्या होते हैं, जो नंबर ऑफ मास होता है यानी कि मॉलिक्यूल वेट होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं दोनों के दोनों तरफ क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। क्यों इक्वल होते हैं कि आपने एक लॉ पढ़ा होगा मास और कंजर्वेशन ऑफ मास कंजर्वेशन। तो मास कंजर्वेशन के अंदर क्या होता है कि जो मैटर कोई भी पदार्थ होता है उसका जो द्रव्यमान होता है उसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, लेकिन उसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि अगर हमने कोई पेपर लिया, पेपर को हम जलाते हैं, जलाने के बाद हमने क्या देखा कि उसमें से धुआं और राख बनी, धुआं बना और राख बनी उसमें से। यदि हम धुएं और राख का वेट करें तो उस पेपर के वेट के बराबर आता है और यही कहलाता है द्रव्यमान संरक्षण यानी कि मास कंजर्वेशन जो लॉ है उसका अकॉर्डिंग होता है। और इसी अकॉर्डिंग के अनुसार हम बात करते हैं संतुलित रासायनिक अभिक्रिया की, कि जो अभिकारक होते हैं उनका जो द्रव्यमान है वो यदि उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होगा तो क्या होगा, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होगी, वरना अभिक्रिया गलत होगी। क्लियर है? तो आगे चलते हैं, कुछ रिएक्शन देखेंगे। जैसे एक और देख लेते हैं, Fe प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस Cu। ठीक है जी, या एक रिएक्शन नोट कर लेते हैं, 2H2 प्लस O2 एरो
2H2O, ठीक है, यानी कि 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O, एक रिएक्शन लिखी हमने Fe प्लस FeSO4 एरो के एरो लगाने के बाद हमने लिखा प्रोडक्ट में FeSO4 प्लस CO। देखेंगे यहाँ पर कि दोनों तरफ Fe के बराबर हैं या नहीं है। देखेंगे यहाँ पर Fe के अकेला है, यहाँ पर भी Fe अकेला है, यहाँ पे CuSO4 Cu है और यहाँ पर भी Cu है, यहाँ पे SO4 है, यहाँ पर SO4 है, यानी कि दोनों तरफ ही क्या है, दोनों तरफ भी बराबर है, तो इसलिए जो समीकरण है वो बैलेंस समीकरण है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे H के 4 हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 हैं, तो यहाँ पर देखो ये जो नंबर ऑफ किसी भी मॉलिक्यूल के आगे जो नंबर लिखा होता है वो उसमें मॉलिक्यूल में भाग लेने वाले सभी एलिमेंट के बराबर होता है, ठीक है, के लिए बराबर होता है। यहाँ पे जैसे H है, यहाँ पे 2 है, तो ये इस H के लिए भी उतना ही 2 है और इसके लिए भी 2 है, ठीक है। ये वैसा होता है कि अगर हम 2 की मल्टीप्लाई A प्लस B में करें तो सेम हमें क्या लिखना होता है 2A प्लस 2B, इसे हम ऐसे लिखते हैं, तो वैसे ही ये सेम होता है, ठीक है। इसे समझने के लिए हमें ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर सभी को। आगे चलते हैं कि जो संतुलित रासायनिक समीकरण है उसे कितने चरणों में पूरा किया सकता है, कितने चरण होते हैं, तो हम देखेंगे कि मिनिमम हम 6 चरणों की हम बात करते हैं। सबसे पहले कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखना, कि चाहे वो संतुलित हो या असंतुलित हो, सबसे पहले हमें क्या करना है, उस रासायनिक समीकरण को लिखना है। और जो भी हम समीकरण लिखेंगे, ओके, एक समीकरण लिख लेते हैं। Fe प्लस H2 ठीक है। देखिए समीकरण लिखते हैं, जैसे हमने लिखा Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2, ठीक है जी। यहां पे हमने समीकरण लिख दी। अब समीकरण लिख दी तो ये बैलेंस समीकरण नहीं, ये असंतुलित समीकरण है, ठीक है, असंतुलित समीकरण है। अब सेकंड स्टेप क्या है कि इनको सबको क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर बंद करना है, ठीक है, सबको ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेंगे, ठीक है। क्या करना है, सभी को क्या करना है, जो ब्रैकेट है उनके अंदर हमने बंद कर लिया। अब बंद करने के बाद सेकंड स्टेप जो होगा, हमारे फर्स्ट स्टेप में लिखना है, दूसरे स्टेप में क्या करना है, इसे बंद करना है। अब देखेंगे कि इनके अंदर जो बैलेंस है सबके क्या करना है, हमें नंबर लिखने हैं कि कौन प्रोडक्ट में, यहां देखो जैसे अभिकारक और इधर लिखेंगे उत्पाद, ठीक है जी, यहां पे लिखेंगे तत्व। अब देखेंगे कि हमारे पास Fe है, यहां पर H हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। Fe के इधर अभिकारक में कितने मॉलिक्यूल है, 1 है, इधर कितने हैं, 3 है। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने हैं, 2 इधर हैं, इधर कितने हैं, इधर भी 2 हैं। लेकिन ऑक्सीजन के देखेंगे इधर 1 है और उधर कितने हैं, 4 है। यानी कि आपने देखा कि अभिकारक में कुछ और है और उत्पाद में कोई और नंबर है, यानी कि अभी रासायनिक समीकरण जो हमारी अनबैलेंस्ड है। तो उसके बाद हमें क्या करना है कि सभी परमाणुओं की जो संख्या है उसको हम कलेक्ट करेंगे। देखेंगे कि दोनों तरफ जो परमाणु की संख्या है जिसमें सबसे ज्यादा जिसकी होगी हम पहले उसको बैलेंस करेंगे। तो सबसे ज्यादा अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जल की, यानी जो ऑक्सीजन है उसकी जो ऑक्सीजन की जो मॉलिक्यूल है वो ज्यादा है इधर की तरफ, तो हमें पहले इनको बैलेंस करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 4 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। 4 का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर कितने हो गए, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के 4 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन के 8 हो गए। तो यहाँ पे हमें 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी,
ठीक है, अभी हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पूरे हो गए। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो रह गए हैं हम उनको बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर Fa कितने हैं 3 हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरीके से क्या होगा रासायनिक समीकरण आपकी बैलेंस हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है, अब जो हम कोई उत्प्रेरक प्रयोग किया उस उत्प्रेरक को लिखेंगे, कोई दाब या दाब के कितने तापमान पे हमने उसको गर्म किया, कितने दाब लगा, कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग किया, उन सब चीजों को हम क्या करते हैं यहाँ पर इसके ऊपर लिख देते हैं, एरो के ऊपर। यानी कोई उत्प्रेरक है तो उसका प्रयोग यहाँ पर कर देते हैं, ताप का प्रयोग कर देते हैं, या दाब हो उसका प्रयोग हम यहाँ पर उसको भी हम लिख देते हैं। क्लियर है? इस तरीके से जो हमारे रासायनिक समीकरण है वो बैलेंस हो जाती है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप उसको मुझे बैलेंस करके दिखाएंगे। ठीक है, हाँ जी, रिएक्शन है NaCl प्लस AgNO3 एरो AgCl प्लस NaNO3। ये आपका क्वेश्चन है और इसको आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्लियर?